युवराज और सुहानी नीचे झुके हुए थे, इसलिए उन्हें चोट नहीं लगती। युवराज फौरन सुहानी से कहता है, बाहर निकलो। युवराज के कहते ही वो दोनों कार से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं, तभी एक बड़ा सा पेड़ कार के ऊपर गिर जाता है। पेड़ के गिरने से वो कार अब पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। अगर इस वक्त कोई इंसान उस कार के अंदर बैठा होता तो उसका बचना नामुमकिन था। युवराज भागकर सुहानी के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम ठीक हो? युवराज की आंखों में सुहानी के लिए डर साफ दिख रहा था। ये सब देखकर सुहानी बहुत डर गई थी। डर की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बस हाँ में अपना सर हिला देती है। युवराज को अपने आसपास कुछ महसूस होता है और वो अपने मन में कहता है, वो यही है। इसके बाद युवराज सुहानी से कहता है, चलो यहाँ से। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सुहानी अपने कदम नहीं बढ़ाती। युवराज वहीं रुककर सुहानी को सवालिया नजरों से देखने लगता है। सुहानी कहती है, मैं निशा के बिना वापस नहीं जाऊंगी। युवराज समझ जाता है कि सुहानी उसकी बात नहीं मानने वाली है। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, ठीक है। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर पुराने रोड की तरफ बढ़ जाता है। वो दोनों तेजी से विशिंग वेल की तरफ ही जा रहे थे। तभी सुहानी को अपने कान के बिल्कुल करीब से फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, सुहानी। ये सुनकर सुहानी चलते हुए अपनी दाईं तरफ देखती है और अपना बैलेंस खो देती है। बैलेंस बिगड़ने की वजह से सुहानी नीचे गिर जाती है और युवराज का हाथ उससे छूट जाता है। सुहानी अब सड़क पर पड़ी हुई थी और तभी एक पेड़ बड़ी तेजी से उसके ऊपर गिरने लगता है। सुहानी के लिए इतनी जल्दी वहां से हट पाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन इस वक्त उसके साथ युवराज था। युवराज फौरन सुहानी को पकड़कर पीछे की तरफ खींच लेता है। इससे सुहानी की जान तो बच जाती है, लेकिन उसका एक पैर उस पेड़ की डाल के नीचे आ जाता है। सुहानी को तेज दर्द होता है और उसकी चीख निकल जाती है। युवराज सुहानी के पास घुटने के बल बैठ जाता है और उसका पैर पेड़ के नीचे से बाहर निकालता है। वो दोनों सड़क पर बैठे हुए थे, तभी एक साया तेजी से सुहानी के पास से उसे छूते हुए गुजरता है। ये सब एक के बाद एक इतनी जल्दी हो रहा था कि युवराज को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उस साए के जाते ही सुहानी को अपने गर्दन के पास तेज दर्द महसूस होता है। सुहानी अपना हाथ जब गर्दन पर रखती है तो उसे कुछ नमी महसूस होती है। सुहानी समझ जाती है कि ये नमी खून की है और उसके गले में चोट लगी है। सुहानी की चोट देखकर युवराज और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सुहानी को अपना सहारा देकर खड़ा करता है। सुहानी के पैर में भी बहुत दर्द हो रहा था। वो युवराज का सहारा लेकर चलने की कोशिश करती है, लेकिन वो चल नहीं पा रही थी। तभी वो साया फिर से उसी स्पीड में सुहानी की तरफ बढ़ता है। ये देखकर युवराज के चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं। जैसे ही वो साया सुहानी को छूने वाला होता है, सुहानी डरकर अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लेती है। इससे पहले वो साया सुहानी पर हमला कर पाता, युवराज सुहानी के सामने आ जाता है। युवराज के ऐसा करने पर वो साया इस बार युवराज को छूकर चला जाता है। साए के युवराज को छूते ही वहाँ एक भयानक आवाज गूंज जाती है और अगले ही पल वहाँ सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ पल पहले चारों तरफ जो हलचल हो रही थी वो अब बिल्कुल बंद हो गई थी। चारों तरफ फिर से वही सन्नाटा छा गया था। अगर कोई आवाज आ रही थी तो वो आवाज सुहानी और युवराज की तेज सांसों की थी। कुछ देर बाद जब सुहानी को एहसास होता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो अपना हाथ हटाती है और देखती है कि अब वहाँ वो साया नहीं है और उसके सामने युवराज खड़ा है। क्या वो साया चला गया? सुहानी हैरान होकर कहती है। युवराज जवाब देता है, हाँ। सुहानी डर और कंफ्यूजन के साथ कहती है, कहीं वो फिर से तो वापस नहीं आएगा ना?
युवराज सुहानी के सवाल का कोई जवाब नहीं देता और अपने आसपास देखने लगता है। वहां सड़क पर सुहानी का मोबाइल पड़ा हुआ था, जिसकी फ्लैशलाइट अभी भी ऑन थी। युवराज उस मोबाइल को उठाता है और उसे सुहानी की तरफ बढ़ा देता है। सुहानी एक नजर युवराज को देखती है, जो बिना किसी भाव के दूसरी तरफ देख रहा था। सुहानी युवराज से अपना फोन लेकर उसमें टाइम देखती है। अभी सुबह के 4:15 हो रहे थे। ये देखकर सुहानी को कुछ याद आता है और वो कहती है, अच्छा, तो वो साया इसलिए चला गया। युवराज को सुहानी की बात समझ नहीं आती। वो कंफ्यूज होकर कहता है, क्या? सुहानी आगे कहती है, मैंने सुना है कि सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। इसके बाद से बुरी शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। शायद इसी वजह से वो साया मुझे बिना मारे ही चला गया। युवराज इस बात का कोई जवाब नहीं देता। उसे पता था कि उस साये की वहां से जाने की वजह कुछ और ही थी। तभी सुहानी को निशा की याद आती है। वो हड़बड़ाते हुए कहती है, युवराज सर, हम उस फिशिंग वेल से बस कुछ ही कदम दूरी पर हैं। चलिए, हमें निशा को ढूंढना है। युवराज सुहानी को सहारा देकर उस विशिंग वेल की तरफ बढ़ जाता है। सुहानी ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन युवराज के हाथ पर भी एक पंजे से बना निशान था, जिससे खून बह रहा था। युवराज उस हाथ को पीछे कर लेता है, जिससे सुहानी की नजर उस पर ना पड़े। कुछ ही देर बाद वो दोनों विशिंग वेल के सामने थे। वहां पहुंचते ही सुहानी बेचैन होकर निशा को ढूंढने लगती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुहानी पागलों की तरह इधर उधर निशा को वहां ढूंढने लगती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। निशा वहां नहीं थी। कुछ देर तक उसे ढूंढने के बाद सुहानी की हिम्मत भी जवाब दे जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो घुटने के बल जमीन पर बैठकर रोने लगती है। युवराज को भी अब यही लग रहा था कि निशा भी बाकी लोगों की तरह उस साये का शिकार बन गई है। उसे निशा के लिए दुख हो रहा था और साथ ही सुहानी की ऐसी हालत देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो सुहानी के पास जाकर घुटने के बल बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सुहानी को कैसे हैंडल करे। वो अपना हाथ उठाकर सुहानी के कंधे की तरफ बढ़ाता है, लेकिन अपने हाथ को हवा में ही रोक लेता है। तभी सुहानी का फोन बजता है और युवराज अपना हाथ पीछे ले लेता है। सुहानी निशा की खबर मिलने की उम्मीद से फौरन फोन उठाती है। फोन से एक आदमी की आवाज आती है, हेलो, क्या आप सुहानी शर्मा हैं? जी, सुहानी आंसू पोंछते हुए कहती है। वो आदमी कहता है, आपकी दोस्त निशा सिंह सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है, आप जल्दी से आ जाइए। उस आदमी की बात सुनकर सुहानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो लगभग चीखते हुए कहती है, क्या? सुहानी इसके आगे कुछ नहीं कह पा रही थी। युवराज खामोशी से सुहानी को देख रहा था। फोन से उस आदमी की आवाज आती है, मैंने कहा आपकी फ्रेंड निशा सिंह हॉस्पिटल में एडमिट है। उस आदमी की आवाज सुनकर सुहानी अपने होश में आती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ 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 हाँ। सुहानी अभी भी कुछ नहीं कह पा रही थी। उसके मोबाइल से फिर से आवाज आती है, हेलो मिस सुहानी, आर यू देयर? युवराज कब से सुहानी को देख रहा था, जो इस वक्त खुद को हैंडल ही नहीं कर पा रही थी। वो सुहानी के हाथ से मोबाइल लेकर कहता है, हेलो। फोन से आवाज आती है, हेलो सर, आई वांट टू इन्फॉर्म यू, मिस निशा सिंह सिटी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। युवराज कहता है, इज शी फाइन? फोन से आवाज आती है, यस, शी इज फाइन नाउ। ये सुनकर युवराज चैन की सांस लेता है और कहता है, ओके, हम अभी आ रहे हैं। ये कहकर युवराज फोन कट कर देता है। फोन कट करके युवराज सुहानी को देखता है, जो कंफ्यूज होकर उसे ही देख रही थी। सुहानी ने कुछ ही देर में बहुत सारे इमोशंस एक साथ फेस कर लिए थे, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे रिएक्ट करे। युवराज की नजर सुहानी पर रुक जाती है। वो इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। कुछ पल के लिए वो भूल जाता है कि उसे निशा के पास सिटी हॉस्पिटल जाना है।
युवराज से कोई जवाब न मिलने पर सुहानी उसका हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए कहती है, युवराज से क्या हुआ? निशा ठीक है ना? सुहानी के ऐसा करने से युवराज का ध्यान टूटता है और वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है। अगले ही पल वो खुद को संभालते हुए कहता है, हाँ वो ठीक है, हमें सिटी हॉस्पिटल जाना होगा, निशा वहीं है। सुहानी बौखलाहट के साथ कहती है, क्या हुआ है उसे और वो हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई? युवराज कहता है, ये उसके पास जाकर ही पता चलेगा। सुहानी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है, आज युवराज की नजर सुहानी से हट ही नहीं रही थी। सुहानी का इतना मासूम होना आज युवराज को बहुत परेशान कर रहा था। वो चाहकर भी अपनी नजरें कहीं और नहीं ले जा पा रहा था। तभी युवराज नोटिस करता है कि सुहानी ने कोई भी गर्म कपड़ा नहीं पहना है और वो ठंड से कांप रही है। युवराज डिसअपॉइंटेड होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने मन में कहता है, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। युवराज अपनी आंखें खोलकर अपनी जैकेट निकालता है। सुहानी कंफ्यूज होकर युवराज को देख रही थी। अगले ही पल युवराज उस जैकेट से सुहानी को कवर कर देता है। सुहानी उस जैकेट को खुद से दूर करते हुए कहती है, इसकी जरूरत नहीं है। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उसे जैकेट उतारने से रोक लेता है। वो सुहानी को डांटते हुए कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम शिमला में रहती हो और रात को यहाँ टेम्परेचर माइनस में चलता है? तुमने गर्म कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? अब सुहानी को ध्यान आता है कि जल्दबाजी में वो गर्म कपड़ों के बिना ही बाहर आ गई थी। अब उसे ठंड का एहसास हो रहा था और उसकी कपकपी भी बढ़ गई थी। सुहानी मासूमियत से जवाब देती है, मैं डर गई थी। युवराज थोड़ी सख्ती से कहता है, तो अब इसे पहन कर रखो। सुहानी जैकेट को निकालते हुए कहती है, नहीं, पहले ही आपकी जैकेट मेरे पास है और अब ये भी। युवराज कहता है, मेरे पास बहुत है। सुहानी कहती है, अगर आप इसे मुझे दे दोगे तो खुद क्या पहनोगे? ठंड तो युवराज को भी बहुत लग रही थी, लेकिन वो इनकार करते हुए कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ठंड नहीं लगती। युवराज अपनी बात पर जोर देकर आगे कहता है, अब चुपचाप इसे पहने रहो। इस बार सुहानी युवराज को मना नहीं कर पाती और अपनी जिद छोड़ देती है। सुहानी थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहती है, थैंक यू। सुहानी को वाकई में बहुत ठंड लग रही थी। युवराज बिना कुछ कहे वहां से उठ जाता है। वो उठकर सुहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। सुहानी थोड़ी झिझक के साथ युवराज का हाथ पकड़ लेती है और उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है क्योंकि सुहानी के एक पैर में चोट लगी थी। सुहानी बड़ी मुश्किल से उठ पाती है। युवराज सुहानी का हाथ थामे हुए कहता है, क्या तुम चल पाओगी? सुहानी अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। जैसे ही सुहानी अपना कदम आगे बढ़ाती है, उसके चेहरे पर दर्द के भाव आ जाते हैं। युवराज समझ जाता है कि सुहानी के पैर में काफी दर्द हो रहा है। वो सुहानी से कहता है, रुको। युवराज के कहने पर सुहानी अपने कदम रोक लेती है। युवराज अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करता है और अपनी स्ट्रिक्ट आवाज में कहता है, विशिंग वेल के पास एक कार लेकर आओ अभी। ये कहकर वो फोन कट कर देता है। कॉल कट करके युवराज सुहानी को पास रखे एक बड़े से पत्थर पर बिठा देता है। वो दोनों कार के आने का इंतजार करने लगते हैं। वहां बैठे हुए सुहानी बड़े गौर से विशिंग वेल और उसके आसपास देख रही थी। वैसे तो ये सीन बहुत भयानक था, लेकिन युवराज के साथ होने की वजह से सुहानी को डर नहीं लग रहा था। युवराज थोड़ी झिझक के साथ कहता है, सुहानी, आई एम सॉरी। युवराज के मुंह से ये 3 मैजिकल वर्ड्स सुनकर सुहानी चौंक जाती है। वो सवालिया नजरों से युवराज को देखती है। क्यों मांग रहा है युवराज सुहानी से माफी? क्या हुआ था निशा के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। युवराज के मुंह से सॉरी सुनकर सुहानी उसे सवालिया नजरों से देखती है। युवराज आगे कहता है, उस रात मुझे वार्डन से तुम्हारी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि ये बात इस तरह से फैल जाएगी और तुम्हारे साथ
इतना कुछ हो जाएगा। ये कहते हुए युवराज की आंखों में गिल्ट साफ साफ दिख रहा था। सुहानी युवराज के मुंह से ये सब सुनकर हैरान थी। उसे नहीं पता था कि युवराज इतने अच्छे से बात भी कर सकता है, वरना उसने ज्यादातर युवराज को गुस्सा करते हुए ही या डांटते हुए ही देखा था। सुहानी युवराज को देखते हुए अपने मन में कहती है, युवराज सर सॉरी भी बोलते हैं। अब युवराज सुहानी से अपनी नजरें फेर लेता है और कहता है, जब मैं गलत होता हूँ मैं सॉरी कह देता हूँ, इसमें इतना हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। सुहानी अब आंखें फाड़कर युवराज को देखती है और फिर से अपने मन में कहती है, युवराज सर मेरे मन की बात सुन सकते हैं। युवराज कहता है, तुम्हारी शक्ल पर लिखा है, तुम क्या सोच रही हो। सुहानी फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और खुद से कहती है, युवराज सर तो बहुत डेंजरस हैं। सुहानी की ये हरकत देखकर युवराज के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है, जिसे वो छुपा लेता है। तभी एक तेज हॉर्न की आवाज से उन दोनों का ध्यान टूटता है। पुराने रोड पर युवराज की कार आ गई थी। युवराज एक नजर कार को देखता है और फिर बिना कुछ कहे सुहानी को अपनी गोद में उठा लेता है। युवराज के अचानक से ऐसा करने पर सुहानी शॉक्ड रह जाती है और नर्वस होकर युवराज की गोद में हड़बड़ाने लगती है। युवराज सुहानी की आंखों में देखकर थोड़ी सख्ती से कहता है, रिलैक्स, मैं बस तुम्हें कार तक लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर सुहानी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। फिजिकली तो वो बिल्कुल रिलैक्स्ड नजर आ रही थी, लेकिन उसके मन में काफी उथल पुथल चल रही थी। सुहानी एक टक बस युवराज को ही देख रही थी। युवराज के इतने करीब होने पर उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। युवराज पास से और भी ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। वो अपने चेहरे पर सुहानी की नजरों को महसूस कर रहा था और ये उसकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। लेकिन युवराज अपनी नजर सिर्फ रास्ते पर बनाए हुए था। कार के पास पहुंचकर युवराज सुहानी को कार की बैक सीट पर बैठा देता है और खुद उसके पास बैठ जाता है। युवराज ड्राइवर से कहता है, सिटी हॉस्पिटल चलो। ड्राइवर कार सिटी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा देता है। वहां से जाते हुए सुहानी जब विशिंग वेल की तरफ देखती है तो उसे फिर से वही लड़की सफेद कपड़ों में दिखाई देती है। इस बार सुहानी को उसका चेहरा कुछ कुछ दिख रहा था। उसे वो लड़की काफी जानी पहचानी सी लग रही थी। सुहानी याद करने की कोशिश करती है कि ये कौन हो सकती है, लेकिन उसे ठीक से कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वहीं पास ही बैठे युवराज के दिमाग में इस वक्त बस एक ही सवाल चल रहा था कि निशा उस साय से कैसे बच गई। इससे पहले सुहानी ने जिसे भी अपने सपने में उस लड़की के साथ देखा था वो या तो गायब हो गई थी या फिर उसकी लाश मिली थी, लेकिन निशा के साथ ऐसा नहीं हुआ। फिर कल रात को निशा के साथ हुआ क्या था? ये सवाल बार बार युवराज के दिमाग में चल रहा था। थोड़ी ही देर में वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। युवराज व्हीलचेयर मंगाकर सुहानी को उस पर बैठा देता है और फिर उस व्हीलचेयर को धकेलते हुए हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। कुछ ही देर में वो दोनों निशा के रूम तक पहुंच जाते हैं। रूम के अंदर जाकर वो दोनों देखते हैं कि निशा बेड पर लेटी हुई थी। जैसे ही निशा सुहानी को देखती है वो उछलकर बैठ जाती है। युवराज सुहानी के व्हीलचेयर को धकेलकर उसे निशा के करीब ले जाता है। सुहानी निशा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, निशा तू ठीक है ना? निशा भी इस वक्त सुहानी को व्हीलचेयर में देखकर घबरा जाती है। वो क्यूरियस होकर कहती है, सुहानी तुझे क्या हुआ है? तू व्हीलचेयर पर क्यों है? और युवराज सर इस वक्त तेरे साथ क्या कर रहे हैं? ये कहकर निशा युवराज की तरफ देखने लगती है। युवराज वहाँ खामोशी से खड़ा था। वो निशा को देखकर ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। सुहानी झल्ला कर कहती है, मैं तुझे सब कुछ बाद में बताऊंगी, पहले तू बता कि आज रात तेरे साथ क्या हुआ था? तू हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई? युवराज सुहानी के व्हीलचेयर के पीछे खड़ा दोनों की बातें सुन रहा था। युवराज के उस कमरे में होने की वजह से निशा सुहानी को कुछ बताने से झिझक रही थी। सुहानी उससे कहती है, कोई बात नहीं, तू बोल सकती है।
सुहानी की बात सुनकर निशा उसे रात की बात बताना शुरू कर देती है। निशा कहती है, यार मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। रात को तो हम दोनों साथ में सोए थे। मैंने एक अजीब सा सपना देखा। मैंने देखा कि एक लड़की उस मनहूस कुएं के पास खड़ी है। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, उसके बिखरे लंबे बाल थे। मुझे उसका चेहरा तो साफ साफ याद नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे जानती हूँ। निशा आगे कहती है, मैं सपना देख ही रही थी कि अचानक मेरी आंखें खुल गईं। फिर मैंने देखा कि मैं बीच जंगल में खड़ी हूँ। चारों तरफ अंधेरा था और वहाँ एक अजीब सी आवाज आ रही थी। वो सीन बहुत डरावना था। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने वही लड़की खड़ी थी जिसे मैंने सपने में देखा था। मैं तो बहुत डर गई थी। पता नहीं मैं वहाँ कैसे पहुँच गई। युवराज क्यूरियस होकर निशा को बीच में ही टोकते हुए कहता है, तुम मुझसे बच कैसे गई? निशा चिढ़कर कहती है, बता रही हूँ, पूरी बात तो सुनो। युवराज खामोश हो जाता है। निशा आगे कहती है, अंधेरे में मुझे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। उस लड़की के सफेद कपड़े और बिखरे बाल ही दिख रहे थे। उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। वो मेरा गला दबाकर मुझे मारना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे छू भी नहीं पा रही थी। ये सब देखकर मैं काफी ज्यादा डर गई थी। शायद मैं डरकर वहीं बेहोश हो गई और जब मेरी आंखें खुली तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में थी। सुहानी फौरन कहती है, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर कौन आया? निशा जवाब देती है, पता नहीं यार। सुहानी पीछे मुड़कर युवराज की तरफ देखने लगती है। वो अभी भी शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों को देखकर सुहानी समझ जाती है कि युवराज परेशान है। सुहानी युवराज से कहती है, युवराज सर, क्या हुआ? युवराज सीरियस होकर कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि निशा उससे बच कैसे गई। निशा भी युवराज की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और कहती है, हाँ, मैं बच कैसे गई? वैसे मैं बचकर बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि वो मुझे कुछ कर क्यों नहीं पाई। युवराज और निशा दोनों कंफ्यूज लग रहे हैं। सुहानी उन दोनों को देखकर अचानक से कहती है, मुझे पता है कि निशा कैसे बच गई। निशा और युवराज सवालिया नजरों से सुहानी को देखने लगते हैं। सुहानी मुस्कुराते हुए निशा के गले में बंधा हुआ लाल धागा बाहर निकाल देती है, जिसमें एक रुद्राक्ष बंधा था। ये देखकर निशा को भी सब कुछ समझ आ जाता है, लेकिन युवराज अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो अभी भी कंफ्यूजन के साथ सुहानी को देख रहा था। सुहानी युवराज से कहती है, कुछ दिनों पहले एक अघोरी बाबा ने निशा को ये रुद्राक्ष दिया था। शायद इसी वजह से वो लड़की निशा को छू नहीं पाई। ये जानकर युवराज को भी अब सारी बातें समझ आ जाती हैं। सुहानी आगे कहती है, बस एक बात हमें पता नहीं है। क्या? निशा कहती है। सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, तुझे इतनी रात को विशिंग वेल से हॉस्पिटल लेकर कौन आया? आमतौर पर रात में पुराने रोड की तरफ कोई भी नहीं जाता। सुहानी का सवाल पूरा होते ही दरवाजे से एक कड़क आवाज सुनाई देती है, इन्हें मैं लेकर आया। ये आवाज सुनकर निशा, युवराज और सुहानी तीनों दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे के पास एक 26-27 साल का हैंडसम आदमी खड़ा था। 6 फीट हाइट, गोरा रंग और शानदार पर्सनालिटी। वो हॉस्पिटल रूम के अंदर आता है। वो निशा, सुहानी और युवराज को गौर से देखता है। वो तीनों इस वक्त कंफ्यूज थे, लेकिन कंफ्यूजन का भाव सिर्फ निशा और सुहानी के चेहरे पर था। युवराज का चेहरा अभी भी शांत था। उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन है और इतनी रात को ये विशिंग वेल के पास क्या करने गया था, जहाँ निशा इसे मिल गई। उन तीनों के कंफ्यूजन को देखकर वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं एएसपी अर्नव सिंह। पुराने रोड के सारे केस अब मैं और मेरी टीम हैंडल करेगी। अर्नव की बात सुनकर उन तीनों की कंफ्यूजन हैरानी में बदल जाती है। एएसपी अर्नव सिंह का नाम सुनते ही सुहानी और निशा हैरानी से उसे देखने लगते हैं। युवराज भी ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता। निशा और सुहानी के बाद अर्नव की नजर युवराज पर जाती है। युवराज को देखते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं।
अर्नव आगे बढ़कर युवराज के सामने जाता है। वो शक और मुस्कान के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ युवराज से कहता है, हेलो मिस्टर युवराज दीवान, तो फाइनली आज आपसे मुलाकात हो ही गई। ये कहकर अर्नव युवराज की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। युवराज भी अर्नव से हाथ मिलाते हुए कहता है, हेलो मिस्टर सिंह, वेलकम टू शिमला। अर्नव कहता है, थैंक यू मिस्टर युवराज। अर्नव और युवराज एक दूसरे को इस तरह से देख रहे थे जैसे वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हों। युवराज पहले से जानता था कि पुराने रोड के केस को सॉल्व करने के लिए एक नई टीम आने वाली है और उस टीम को अर्नव सिंह लीड करेगा। युवराज को पहले से अर्नव के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन पता थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी अर्नव से इस तरह से मुलाकात होगी। निशा और सुहानी उन दोनों को ही देख रही थी। निशा अपनी आंखें छोटी करके सुहानी से कहती है, सुहानी, तूने रामायण देखी है? सुहानी अजीब से एक्सप्रेशन के साथ निशा को देखती है। निशा फिर से धीमी आवाज में कहती है, अरे ये भरत मिलाप जैसा सीन नहीं लग रहा क्या? कहीं ये दोनों पिछड़े हुए जुड़वा भाई तो नहीं? ये कहकर निशा धीरे से हंसने लगती है। तभी उसे अर्नव की आवाज सुनाई देती है, यू नीड टू वर्क ऑन योर जोक्स मिस। अर्नव इनडायरेक्टली निशा से उसका नाम पूछ रहा था। निशा। निशा घबराते हुए अर्नव को अपना नाम बताती है। निशा को लगा नहीं था कि अर्नव उसका ये जोक सुन लेगा। निशा का घबराया हुआ चेहरा देखकर अर्नव मुस्कुराते हुए कहता है, रिलैक्स मिस निशा, मुझे आपसे सिर्फ कुछ सवालों के जवाब चाहिए। आप बस जवाब दे दीजिए और फिर मैं चला जाऊंगा। अर्नव ने अब तक युवराज और सुहानी के चोट को भी देख लिया था, लेकिन अभी उसकी बारी नहीं आई थी। अर्नव सीरियस टोन में निशा से कहता है, तो मिस निशा, आप इतनी रात उस पुराने रोड पर कैसे पहुंची और आप वहां बेहोश कैसे हो गई? अर्नव निशा से बिल्कुल साफ साफ अपना सवाल पूछ लेता है। निशा अर्नव का सवाल सुनकर घबरा जाती है और सुहानी की तरफ देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। अगर वो सच कहती तो अर्नव उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। अर्नव निशा की घबराहट नोटिस कर लेता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। निशा अर्नव को देखते हुए अपने मन में कहती है, अब मैं इनसे क्या कहूँ? निशा ये सोच ही रही थी, तभी अर्नव उससे कहता है, मिस निशा, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। क्या होगा निशा का जवाब? क्या निशा अर्नव को सारी बातें बता देगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।